हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ग्राफिक डिजाइनिंग चैनल सिंप्लीफाइड टर्ट्स पर। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर आशीष और आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करने वाले हैं बाकी के सिलेक्शन टूल्स के बारे में, जहां पे हम जानेंगे ग्रुप सिलेक्शन टूल के बारे में, मैजिक विन टूल के बारे में और लासो टूल के बारे में। लास्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया हुआ था डायरेक्ट सिलेक्शन टूल के बारे में, जहाँ पर हमने जाना था कि वो टूल किस तरीके से काम करता है नोट्स के ऊपर, साथ ही साथ हम लोग नोट्स को कैसे रीशेप कर सकते हैं, अपने ऑब्जेक्ट्स को हम कैसे रीशेप कर सकते हैं। और उसके बाद में हमने सीखा था कि हम लोग केवल एक रेक्टेंगल टूल और अपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल की मदद से कितने सारे शेप्स क्रिएट कर सकते हैं। ऑलराइट, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं बाकी के आज के सिलेक्शन टूल्स के बारे में। बहुत कुछ जानने को मिलेगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। आपका सवाल है कि अगर आपको किसी शेप को एडिट करना हो तो इनमें से किस टूल की मदद से आप उसके एंकर पॉइंट्स को क्लिक कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं एंकर एडजस्टमेंट टूल, ऑप्शन बी सिलेक्शन टूल, ऑप्शन सी डायरेक्ट सिलेक्शन टूल या ऑप्शन डी पेंट टूल। आप सभी अपना आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं आपको दूंगा इस पार्ट के एंड में। तो चलिए बढ़ते हैं और समझते हैं बाकी के सिलेक्शन टूल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन टूल्स के बारे में। अब आखिर ये टूल होता क्या है और करता क्या है। ये टूल हमें मिल जाता है हमारी टूल बार के अंदर। यहाँ पे आप जो देख पा रहे हो, यहाँ पे दिया हुआ है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। आप जैसे ही इसके फ्लाई आउट पे राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए अंदर आपको मिल जाएगा ग्रुप सिलेक्शन टूल। अब बेसिकली इस टूल का काम क्या होता है, ये टूल क्या करता है कि जहाँ पे आपके बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि ग्रुप होते हैं या फिर बहुत सारे नेस्टेड ग्रुप्स होते हैं, उनमें से किसी एक सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के काम में आता है। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखिए सामने आपको एक यहाँ पे ड्राइंग दिख रही है। ये पूरी ही ड्राइंग देखिए मेरी यहाँ पे ये ग्रुप है। देखिए ये ऑब्जेक्ट पूरा ग्रुप है और उसके बाद में ये जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये भी देखिए यहाँ पे एक ग्रुप है। अब इसको मैं वापस से अंडू कर लेता हूँ। अब अगर इस ग्रुप ऑब्जेक्ट में से मुझे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना हो, उस पर चेंजेस कुछ करने हो, कलर के हो सकते हैं, शेप के हो सकते हैं, तो वो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं ग्रुप सिलेक्शन टूल की मदद से। अब आप लोग कहोगे कि सर ये काम तो हम लोग डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से भी कर सकते थे। हम लोग यहाँ पे जाते, सिलेक्शन टूल चूज़ करते और उसके बाद हमें जिस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करना होता हम उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर लेते। ठीक है, तो देखिए ये भी एक तरीका था, बट यहाँ पे आपको एक दिक्कत ये आएगी कि अगर आपको इस पूरे ही ग्रुप पार्ट को सिलेक्ट करना होता तो फिर आप इस सिलेक्शन टूल की मदद से नहीं कर पाते, क्योंकि ये टूल क्या करता है, ये इंडिविजुअल किसी सिंगल ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता है। अगर हम आ जाते हैं अपने ग्रुप सिलेक्शन टूल के अंदर और वहाँ पे आने के बाद अगर हम इस पे एक क्लिक करें तो देखिए यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होकर के आ गया है। वहीं पे अगर हम यहाँ पे एक क्लिक और करें तो आप देख पाओगे कि देखिए ये पूरा का पूरा जो ग्रुप ऑब्जेक्ट है वो देखिए सिलेक्ट होकर के आ गया है। आप देख पाएंगे कि ये देखिए ये पूरा ही हमारा जो ग्रुप ऑब्जेक्ट था वो सिलेक्ट होकर के आ गया। अगर हम इस पर एक क्लिक और करेंगे तो इसके बाद जो ग्रुप ऑब्जेक्ट है वो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट होकर के आ जाएगा। बेसिकली ये करता क्या है, जहाँ पे हमारे पास नेस्टेड ऑब्जेक्ट्स होते हैं ग्रुप्स में, उनको ये सिलेक्ट करने का काम करता है। थोड़ा सा और डिटेल से इसको समझने के लिए हम जाते हैं पहले अपने विंडोज़ मेनू में और यहाँ पे हमें मिल जाता है लेयर्स का ऑप्शन, ठीक है, जिसकी शॉर्टकट की होती है F7। अब लेयर्स पैनल क्या करता है पहले वो समझ लेते हैं। देखिए लेयर्स पैनल का काम होता है कि जहाँ पे आपको किसी सिंगल इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट या मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स को जल्दी से सिलेक्ट करना होता है, या फिर आप यहाँ पे चाहो तो जो पूरा ग्रुप होता है एंटायर ऑब्जेक्ट का वो भी आप यहाँ पे लेयर वाइज देख सकते हो। तो देखो जैसे ही मैं यहाँ पे लेयर्स पे क्लिक करूँगा तो आप देख पाओगे, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, मैं थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर लेता हूँ। अब आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे देखिए आपको नेस्टेड ग्रुप्स दिखाई पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये एक सिंगल ग्रुप है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, थोड़ा सा मैं इसको और बड़ा कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पे देखिए ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, ऐसे देखिए यहाँ पे मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं। अब अगर हम इस ग्रुप के अंदर जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ पे भी कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि इंडिविजुअल होंगे, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं। ये क्या है, ये एक सिंगल इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट है, लेकिन आप देख पाओगे कि यहाँ पे भी देखिए कुछ ग्रुप्स दिए गए हैं। तो ये क्या है, ये नेस्टेड ग्रुप्स हैं, मतलब ग्रुप के अंदर ग्रुप, फिर उसके अंदर भी ग्रुप। तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास नेस्टेड ग्रुप्स होते हैं और वहाँ पे हमको उस पूरे ही ग्रुप को सिलेक्ट करना होता है या फिर हमको एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना होता है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन टूल का काम लेते हैं।
जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, देखिए यहाँ पे कुछ ग्रुप्स दिए हुए हैं। अब यहाँ पे देखिए एक ग्रुप ये भी दिया हुआ है। अगर हम इस ग्रुप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करें इसको एक्सपेंड करने के लिए, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए कुछ इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स भी हैं और कुछ ग्रुप ऑब्जेक्ट्स भी हैं। तो अगर मैं इस ग्रुप पर आऊँ और मैं इस पर यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊँगा, तो आप देख पाओगे कि ये जो पूरा का पूरा ग्रुप पोर्शन था वो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट होकर के आ गया है। अब इस पूरे के पूरे ग्रुप पोर्शन को हम चाहें तो आसानी से कहीं पर भी मूव कर सकते हैं, या इसके ऊपर हम कोई भी साइज़ के चेंजेस भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप किसी एक ऑब्जेक्ट पे सिंगल क्लिक करते हो तो आप देख पाओगे कि देखिए यहाँ पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो आप देख पाओगे कि देखिए यहाँ पे एक सिंगल ऑब्जेक्ट सिलेक्ट होकर के आ गया है। अब अगर इसके साइज़ में हमें कुछ चेंजेस करने होंगे तो हमें सिंपली अपने कीबोर्ड से कंट्रोल बटन को दबाना होगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे अब हमको हैंडल्स भी डिस्प्ले हो गए हैं, जिनकी हेल्प से अब हम यहाँ पे इसके साइज़ में भी कुछ चेंजेस कर सकते हैं अपनी मर्जी के अनुसार। या फिर अगर हम इसी ऑब्जेक्ट के ऊपर एक क्लिक और करेंगे तो आप देख पाएंगे कि ये जो हमारा पूरा का पूरा ही ये जो ग्रुप ऑब्जेक्ट था वो देखिए सिलेक्ट होकर के आ गया है। ठीक है, अब अगर हम कंट्रोल की को दबाएं तो देखिए हम इस पूरे के पूरे ग्रुप ऑब्जेक्ट के ऊपर ही हम यहाँ पे साइज़ के चेंजेस कर सकते हैं, या इसको रोटेशन कर सकते हैं, या हमें कोई भी चेंजेस करने हैं तो वो हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस काम के लिए भी हम लोग यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन टूल का इस्तेमाल करते हैं। अब हम लोग थोड़े से और एग्जांपल देख लेते हैं ताकि चीज़ें आपको और अच्छे समझ में आ जाए, क्योंकि ये जो सिलेक्शन टूल्स होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं आपके फाउंडेशन में। ठीक है, तो अभी क्या करते हैं हम लोग यहाँ पे एक पेज और ओपन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने कुछ ऑब्जेक्ट्स आपके लिए और भी बना करके रखे हैं। अब अगर देखिए मैं यहाँ पे ग्रुप सिलेक्शन टूल पे आऊँ और मैं यहाँ पे इस येलो वाले पे क्लिक करूँ तो आप देख पाएंगे कि देखिए ये जो हमारा येलो वाला ऑब्जेक्ट है ये सिलेक्ट होकर के आ गया है। अब अगर हम यहाँ पे कंट्रोल की को दबाएंगे तो हम चाहे तो इसकी साइज़ में चेंजेस कर सकते हैं। लेकिन अब अगर हम यहाँ पे एक क्लिक और करेंगे तो आप देख पाएंगे कि देखिए यहाँ पे अब ये जो पूरा का पूरा ग्रुप था येलो का वो देखिए सिलेक्ट होकर के आ गया है। ठीक है, और अब अगर हम यहाँ पे एक क्लिक और करेंगे तो ये देखिए ये पूरे के पूरे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास सिलेक्ट होकर के आ गए। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था ना कि हमारे पास नेस्टेड ग्रुप्स होते हैं, तो हम जब भी क्लिक करते हैं तो क्या करता है उसके जो नेस्टेड ग्रुप्स होते हैं उनको वो सिलेक्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो आप चाहो तो इस तरीके से भी अपने मल्टीपल ग्रुप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। बात करते हैं अपने अगले टूल के बारे में जो कि हमारा है यहाँ पर मैजिक विंड टूल, जिसकी शॉर्टकट की होती है आपकी वाई। तो ये टूल क्या करता है, ये आपके जो सिमिलर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, जैसे कि ये येलो। अब येलो के देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि सेम येलो कलर से ही फिल हैं, या येलो ही नहीं, यहाँ पे देखिए हमारे पास एक पिंक का भी यहाँ पे एक पूरा का पूरा यहाँ पे एक पूरा शेड बना हुआ है, या हमारे पास एक ब्लू का भी यहाँ पे हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये क्या करता है, जिनकी अपीयरेंस सेम होती है, मतलब जो एक जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको सेलेक्ट करने का काम करता है। तो जैसे अगर हम यहाँ पे मैजिक विंड टूल पे आएंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे और अगर हम येलो पे क्लिक करेंगे तो देखिए आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ भी येलो कलर फिल होगा वो सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स वो सिलेक्ट कर लेगा एक साथ। अब इससे हमें हेल्प क्या मिलती है, मान लो हमको येलो का कलर चेंज करना है अपने सारे ही डॉक्यूमेंट के अंदर, बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स के अंदर, तो हम क्या करेंगे, हमने सिंपली यहाँ पे टूल चूज़ किया और हमने यहाँ पे कलर पे क्लिक किया और उसके बाद हम यहाँ पे जाकर के अपने फिल कलर को चेंज कर सकते हैं, हमें जो भी कलर लेना है। तो देखिए सारे ही येलो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर वो एक साथ कलर चेंज हो रहा है ना। ऐसे ही अगर हमने यहाँ पे पिंक वाले पे क्लिक किया तो ये देखिए यहाँ पे सारे के सारे पिंक वाले सेट होकर के आ गए हैं। अब हम चाहें तो इसके ऊपर भी हम लोग अपना कोई सा भी कलर चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है जहाँ पे एक जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स के ऊपर हम चेंजेस कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इस टूल के ऊपर जहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा है ना आपके टूल बार के ऊपर, अगर आप यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो देखिए ये इसका पूरा का पूरा एक पैनल ओपन होकर के आ जाएगा मैजिक विंड का, जहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं कि आखिर आप किस तरीके से या किस क्राइटेरिया के ऊपर अपने ऑब्जेक्ट्स को चूज़ करना चाह रहे हो। जैसे अभी देखिए यहाँ पे फिल का सिलेक्शन है, तो अभी क्या हो रहा है, सिर्फ फिल जो कलर के ऑब्जेक्ट्स हैं सिर्फ वो ही चूज़ कर रहा है। तो अगर हम यहाँ पे इसको हटा दें और अगर हम स्ट्रोक के ऊपर आ जाएं कि नहीं, हमको जो स्ट्रोक दिख रही है, स्ट्रोक का मतलब क्या होता है, जो आउटलाइन होती है ना, तो जो एक जैसी दिखने वाली आउटलाइंस हैं हम चाह रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए। अगर आप इस डॉक्यूमेंट के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे देखिए कुछ बहुत ही मोटे आउटलाइंस हैं किसी ऑब्जेक्ट में थोड़ी सी पतली आउटलाइंस हैं। तो यहाँ पे हम चाहें तो उस क्राइटेरिया को भी फुलफिल कर सकते हैं। तो मान लो अगर मैंने यहाँ पे दे दिया है टॉलरेंस, मैं यहाँ पे इसको 1 कर देता हूँ,
ठीक है, और मैंने एंटर कर दिया। और उसके बाद हम जाते हैं मैजिक विंड टूल के ऊपर और अब हमने यहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक कर दिया। मान लो मैंने यहाँ पे इस पर क्लिक कर दिया, तो अब इसने क्या किया, जहाँ जहाँ पर आउटलाइन नहीं अवेलेबल है उन देखिए ऑब्जेक्ट्स को उसने सिलेक्ट कर लिया है। ये देखिए यहाँ पे भी नहीं अवेलेबल है आउटलाइन, यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे क्लिक कर दें तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि कुछ कुछ एक जैसे दिखाई देते हैं, इसने क्या किया, उन ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर टॉलरेंस का मतलब एग्जैक्ट नंबर नहीं होता है कि जो एग्जैक्ट नंबर होगा वो यहाँ पे उसकी बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एक जैसे दिखने की बात हो रही है। तो यहाँ पे देखिए ब्लैक के देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिन पे ब्लैक आउटलाइन है। अब यहाँ पे देखिए ग्रीन आउटलाइन है और यहाँ पे भी ग्रीन आउटलाइन है, इसलिए इसने क्या किया, इसने सिर्फ जो ब्लैक आउटलाइन वाले ऑब्जेक्ट्स थे केवल उसने ही चूज़ किया है। ऐसे अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि देखिए यहाँ पे जो दोनों ही ग्रीन ऑब्जेक्ट्स हैं वो देखिए यहाँ पे सिलेक्शन बन करके आ गया है। तो अब हम चाहें तो इनके भी आउटलाइन का कलर चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसको हम येलो कर सकते हैं, रेड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो एक जैसे दिखने वाले ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका सिलेक्शन बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो रही थी स्ट्रोक कलर की। ऐसे ही हम लोग यहाँ पे चाहें तो स्ट्रोक वेट की बात कर सकते हैं या ओपेसिटी की बात कर सकते हैं। अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर ओपेसिटी लगा रखी होती तो वो भी हम यहाँ से बहुत ही आसानी से चूज़ कर सकते थे। ओपेसिटी कहाँ से लगती मैं आपको बता देता हूँ। आप जब भी किसी ऑब्जेक्ट को चूज़ करते हो, मान लो मैंने इस ऑब्जेक्ट को चूज़ किया तो यहाँ पे आप देख पा रहेंगे ऊपर की तरफ यहाँ पे देखिए ओपेसिटी का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जैसे ही इसकी ओपेसिटी कम करोगे तो क्या होगा, वो जो ऑब्जेक्ट था वो हल्का दिखाई देना शुरू कर देगा। जितनी ही इसकी ओपेसिटी कम होगी वो ऑब्जेक्ट आपको उतना ही लाइट दिखाई देगा। तो मान लो मैंने यहाँ पे इसकी ओपेसिटी कर दी है 50%, तो आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो बहुत ही लाइट कलर का ये आपको ऑब्जेक्ट डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे ओपेसिटी पे क्लिक कर दिया और हमने यहाँ पे मैजिक विंड टूल लिया, उसके बाद हमने यहाँ पे क्लिक किया येलो वाले पे, तो देखो उसने सबको ही चूज़ किया हुआ है जिनकी ओपेसिटी 100% है, बट उसने इसको नहीं चूज़ किया क्योंकि अब इसकी ओपेसिटी क्या है, अलग है बाकी सारे ऑब्जेक्ट से। तो अगर हम इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए सिर्फ ये इसी को ही चूज़ करेगा। या फिर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट और ले लेता हूँ, मैं उसकी ओपेसिटी भी थोड़ी सी चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। मैं इसको भी यहाँ पे 50 कर देता हूँ और मैं इसको भी यहाँ से 50 या 40 कर देता हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास 3 ऑब्जेक्ट ऐसे हैं जिनकी ओपेसिटी बाकी से कम है। तो हमने यहाँ पे देखिए ओपेसिटी चूज़ किया हुआ है, हमने टॉलरेंस यहाँ पे लगा रखी है 5%। हम यहाँ पे गए और हमने किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया तो आप देख पाओगे देखिए ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सिलेक्ट होकर के आ गया है, बाकी अभी नहीं आए हैं। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे मैंने जो टॉलरेंस लगा रखी है वो 5% लगा रखी है। 5% मतलब हुआ कि हम एग्जैक्ट की बात नहीं कर रहे हैं, हम एग्जैक्ट ओपेसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, हम मिलते जुलते ओपेसिटी की बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी टॉलरेंस बढ़ाएंगे, मान लो हमने यहाँ पे इसकी टॉलरेंस कर दिया 20%, तो अब अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देखिए अब आपके देखिए ये दोनों ऑब्जेक्ट भी सिलेक्ट होकर के आ रहे हैं। क्योंकि अब वो क्या है, मैंने टॉलरेंस बढ़ा दिया है तो हमने इसकी रेंज बढ़ा दिया है। बिल्कुल हम एग्जैक्ट नंबर की बात नहीं कर रहे हैं, अब हम यहाँ पर हम कुछ कुछ मिलते जुलते चीज़ों की बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे आप टॉलरेंस बढ़ाओगे वैसे वैसे जो उसका क्राइटेरिया का जो रेंज है वो इंक्रीज़ होता चला जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आप चाहो तो मैजिक विंड टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही आसानी से, और बहुत ही यूज़फुल टूल होता है अक्सर जब आप किसी कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन पे काम कर रहे हो। मान लो हम यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, अब यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ भी ब्लू कलर का इस्तेमाल हुआ है हम चाह रहे हैं कि हम एक साथ इसका कलर चेंज कर दें ब्राउन। तो हम सिंपली यहाँ पे आएंगे अपने मैजिक विंड टूल में और हम यहाँ पे चूज़ कर लेंगे फिल कलर, और हम यहाँ पे जैसे ब्लू पे क्लिक करेंगे तो देखिए जहाँ जहाँ भी सेम कलर का इस्तेमाल किया गया है वहाँ देखिए सिलेक्शन बन करके आ गया है। सिंपली हम अपने फिल पर जाएंगे और यहाँ पे हम अपना जो ब्राउन कलर जो हम चाह रहे हैं देना वो देखिए हम यहाँ से दे सकते हैं। देखा, तो देखिए कितना आसान होता है किसी भी ऑब्जेक्ट में से, मल्टीपल ग्रुप्स ऑब्जेक्ट में से कलर को चेंज करना। अब देखिए कितनी आसानी से हम देखिए यहाँ पे अपने ऑब्जेक्ट्स में डिफरेंट कलर्स को फिल कर पा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एक टूल की मदद से, है ना। तो ये हमारा काम है मैजिक विंड टूल का। आगे बढ़ते बढ़ते एक लास्ट टूल है वो भी हम समझ लेते हैं, ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे है लैसो टूल। अब लैसो टूल क्या करता है,
ये एक तरीके का फ्री हैंड टूल होता है जो आपकी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करने काम आता है। तो अब आप कहोगे कि सर जब हमारे पास इतने सारे टूल्स दिए हुए हैं तो अब ये एक टूल ही क्या कर लेगा। तो देखिए ये टूल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है जहाँ पे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स डिज़ाइन होती है और ऑब्जेक्ट्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ही कम होता है। मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ छोटा सा, ठीक है। मान लो हमारे पास यहाँ पे देखो कुछ ऑब्जेक्ट्स बने हुए हैं। तो अब अगर हम चाहते हैं कि हमें इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और इसके ऊपर कोई चेंजेस करने हैं, तो उसके लिए हम सिंपली जाएंगे लैसो टूल के ऊपर और इस तरीके से अपना बनाएंगे सिलेक्शन। तो देखिए जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर आप सिलेक्शन बनाओगे सिर्फ वही ऑब्जेक्ट चूज़ होकर के आएगा, बाकी ऑब्जेक्ट चूज़ होकर के नहीं आएंगे। या फिर अगर हमको ये दोनों चाहिए होते तो फिर मैं ये दोनों चूज़ कर लेता, ठीक है। और या फिर अगर हमको ये भी चाहिए होता तो फिर हम ऐसे सिलेक्शन बना लेते। तो इस तरीके से आप चाहो तो फ्री हैंड सिलेक्शन बना सकते हो और ऑब्जेक्ट्स को चूज़ कर सकते हो। सभी ही जितने भी आपने सिलेक्शन बनाओगे, अगर आपको उन पे साइज़ के चेंजेस करने हैं, अगर आपको हैंडल चाहिए तो फिर आप सिंपली अपने कंट्रोल बटन को दबाओगे। जैसे आप दबाओगे देखिए आपको यहाँ पे हैंडल्स मिल जाएंगे और उसके बाद अपने आप साइज़ में चेंजेस कर सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से देखिए हम यहाँ पे इन टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा जहाँ पे हम लोगों ने समझा है ग्रुप सिलेक्शन टूल और बाकी के सिलेक्शन टूल्स के बारे में। अब आ जाते हैं अपने सवाल के ऊपर जो कि मैंने आपसे पूछा था। मैंने आपसे पूछा था कि अगर आपको किसी भी शेप को एडिट करना होता है तो अगर आपको उसके एंकर पॉइंट्स को चूज़ करने हैं तो इनमें से आप किस टूल का इस्तेमाल करोगे। तो इसका सही ऑप्शन है डायरेक्ट सिलेक्शन टूल का। देखिए जब भी हमारे पास कुछ शेप दिया होता है तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते हैं और किसी भी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो हम उसके यहाँ पे एंकर पॉइंट्स, ये जो हमारे एंकर पॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं ना, हम इनके ऊपर चेंजेस कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, देखिए, ठीक है। तो अगर हमको एंकर पॉइंट के ऊपर चेंजेस करने हैं तो हमें डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेना पड़ता है। ऑलराइट, तो आई होप आपको चीज़ें अच्छी समझ में आ रही होंगी। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो आप इस वीडियो को लाइक करके मुझे सपोर्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो ताकि जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करता हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाता है। यार सब्सक्राइब करने में आपको कुछ भी नहीं जाता है, आपको सिंपली केवल एक बटन क्लिक करना होता है, लेकिन इससे मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिलता है आगे की नई वीडियोज़ बनाने का। तो आप प्लीज़ जब भी मेरी कोई वीडियो देखते हो अगर आपको वो पसंद आती है तो आप उसको लाइक कर सकते हो, या फिर अगर उसमें कोई कमी होती है तो आप उस इम्प्रूवमेंट को मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो मैं आगे से ध्यान रखूँगा ताकि वो चीज़ें दोबारा रिपीट ना हो। तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिक शेप्स के बारे में। टिल देन गुड बाय एंड कीप लर्निंग।